Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 3rd functions exercise 3.1 level first we will continue. Question number 9. Let f is a function from R to R and g is a function from C to C. Be two functions defined as f of x is equal to x square and g of x is equal to x square. Are they equal functions? देखिए दो फंक्शंस आपको गिवन है, एक है f और एक है g. f फंक्शन को रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया है, मतलब जो फर्स्ट सेट रियल नंबर का है ये इसकी डोमेन है, और ये जो r है आपका सेकंड वाला सेट ये इसकी कोडोमेन है. सेकंड फंक्शन g सी टू सी के ऊपर डिफाइंड है. सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर इसका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और कोडोमेन भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है. तो अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो दो फंक्शन है दोनों एक्स स्क्वायर के इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन जो फंक्शन एफ है इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जी फंक्शन की जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट होता है. मतलब रियल नंबर के सेट में जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर के सेट में नहीं है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है वो रियल नंबर के सेट से बड़ा होता है, उसमें एलिमेंट ज्यादा रहेंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि आर जो है इसका प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट है. तो अब इसकी डोमेन और इसकी डोमेन अलग होगी. जब डोमेन दोनों की अलग अलग रहेगी, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू, जब हम दोनों की डोमेन अलग अलग रहेगी तो उस डोमेन की वैल्यू पुट करने से उसकी जो इमेजेस हैं वो भी आपकी अलग अलग आएगी. फंक्शन और रिलेशन क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के सेट रहते हैं. तो फंक्शन एफ के अंदर और फंक्शन जी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट आएंगे वो इक्वल नहीं आएंगे, मतलब एक जैसे नहीं आएंगे सारे के सारे. तो हम बोल सकते हैं कि एफ और जी जो है वो इक्वल फंक्शंस नहीं है. तो इसको लिखेंगे कैसा? हम इसको लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट. ये है डोमेन एफ की और ये है डोमेन जी की. एंड डोमेन ऑफ function g is equal to set of complex number. So clearly domain of function f is not equal to domain of function g. दोनों की डोमेन इक्वल नहीं है. f की डोमेन रियल नंबर का सेट है और g की जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. Therefore f of x and g of x are not equal functions. ये दोनों भी इक्वल फंक्शंस नहीं है. बस. क्वेश्चन नंबर 10. If f, g and h are three functions defined from R to R as follows. देखिए तीन फंक्शन दिए हुए हैं f, g और h. ये तीनों भी R to R डिफाइंड है, मतलब तीनों का जो डोमेन है वो रियल नंबर है और उनका कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है. तो इन तीनों केसेस में हमको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन. तो ये तीनों फंक्शन की हमको रेंज कैलकुलेट करना है. तो रेंज होती क्या है कि डोमेन वाले सेट से x की वैल्यू रखने के बाद में f ऑफ x की या y की जो वैल्यू आती है वो उसकी इमेज रहती है और जितनी भी इमेजेस रहती है उसके सेट को अपन रेंज कहते हैं. तो फर्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब देखो ये जो f ऑफ x है ये R टू R पर डिफाइंड है, मतलब इसकी डोमेन रियल नंबर है और इसकी कोडोमेन वाला सेट जो है वो भी रियल नंबर है. तो इस f ऑफ x को हम y लिख सकते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
तो अब देखो, अगर अपन x की कोई रियल वैल्यू इस डोमेन में से रखे तो y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अगर अपन x की वैल्यू रियल वैल्यू 0 रख दे तो y की वैल्यू 0 आ सकती है। अगर अपन x की वैल्यू 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर 1। अगर अपन x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख दे -1 -2 तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर x की रियल वैल्यू रखी जाए तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर 0 से ग्रेटर आएगी, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो देयरफॉर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देयरफॉर range of f is equal to set of all real numbers, set of all real numbers greater than or equal to 0, greater than or equal to 0। तो y की जो वैल्यू है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन कैसे रियल नंबर होंगे, वो या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या फिर इक्वल टू 0 होंगे। नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी क्योंकि x का स्क्वायर है। और इसको लिख सकते हैं हम set of all y belongs to real number such that y is greater than or equal to 0। y की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी जहां पर y कोई रियल नंबर है। हम इस टाइप से भी इसकी रेंज को लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट, g of x is equal to sin x। ये जो फंक्शन है ये भी r टू r के ऊपर डिफाइन किया है, इसकी भी हमको रेंज लिखना है। तो g of x को हम y लिख सकते हैं, y is equal to sin x। अब y is equal to sin x आ गया तो अब यहाँ पर अपन x की रियल वैल्यू रख सकते हैं। जब हम x की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 या साइन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा की या साइन x की जो वैल्यू है वो कम से कम -1 होती है और ज्यादा से ज्यादा +1 होती है। तो साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर range of G is the set of all y belongs to real number such that y is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1। ये होंगी इसकी रेंज। पार्ट थर्ड, h of x is equal to x स्क्वायर प्लस 1। इसकी भी रेंज कैलकुलेट करना हमको। h जो है r टू r डिफाइंड है तो इस h ऑफ x को मैं y लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो x की हम कोई भी अगर रियल वैल्यू रखें, यहाँ पे 0 रखें, 0 का स्क्वायर 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 आएगा या 1 से बड़ी। और माइनस वाली वैल्यू अगर अपन रख दे, x की वैल्यू -1 रखे उसका स्क्वायर करे तो +1 1 1 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर से अपने को या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये या तो 1 हो जाएगा या फिर 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेंज ऑफ h is the set of all y belongs to real number such that y is greater than or equal to 1। y की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी क्योंकि x स्क्वायर है। x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 आएगा y की वैल्यू, x की कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 में प्लस हो जाएगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। x की अगर अपन कोई नेगेटिव रियल वैल्यू रख दे उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, या तो मिनिमम 1 आएगा या फिर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये इसकी रेंज हो गई। इस टाइप से हम ये तीनों फंक्शन की रेंज लिख सकते हैं। यही हमारे आंसर्स हो गए। Question number 11, let x is the set 1, 2, 3, 4 and y is the set 1, 5, 9, 11, 15, 16. Determine which of the following sets are functions from x to y। नीचे कुछ सेट्स लिखे हुए तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से x से y में फंक्शन है। तो पार्ट फर्स्ट, f1 is the set of 1, 1, 2, 11, 3, 11 और 4, 15। ये फंक्शन है या नहीं हमको चेक करना है। तो इसको हम एरो डायग्राम की हेल्प से बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये फंक्शन है
या नहीं है। तो इसके लिए मैं दो सेट बना लेता हूं, एक्स और वाई। पहले एक सेट ले लिया मैंने एक्स और एक सेट ले लो वाई। इस सेट को अपन एक्स बोल देते हैं और इसको वाई। एक्स के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4। और वाई सेट के एलिमेंट क्या है, 1 5 9 11 15 16। 1 5 9 11 15 एंड 16 बराबर काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4। एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है 1 1, तो 1 से 1 को कनेक्ट कर दो। इस 1 से 1 को कनेक्ट कर दिए हमने। उसके बाद में है 2 11, 2 को 11 से कनेक्ट कर दो। ये 2 11 से कनेक्ट हो गया। उसके बाद 3 1, 3 को 1 से कनेक्ट कर दो। ये हो गया 3 1। 4 15, ये 4 को 15 से कनेक्ट कर दो। बस अब देखो कि ये फंक्शन है या नहीं, हमको चेक करने के लिए कंडीशन हमको पता है कि फर्स्ट सेट जो रहता है इसका हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए, एक बात। और सेकंड सेट के अंदर फर्स्ट सेट के एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट यूज होगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सेकंड कंडीशन 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 11 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 15। मतलब ये चारों एलिमेंट की जो इमेज है वो सिंगल इमेज है सिंगल इमेज। ये दो एलिमेंट की इमेज भले ही 1 है, 1 की और 3 की, लेकिन ये सिंगल इमेज है। तो ये भी सिंगल इमेज है, ये भी सिंगल इमेज, ये भी सिंगल इमेज। तो एक्स सेट के चारों एलिमेंट की सिंगल इमेज है और एक्स सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया। इसका मतलब ये एक फंक्शन है। तो इसको हम ऐसा ज्वाइन करके लिख दें, ये आपका एफ ऑफ 1 हो गया। तो एफ ऑफ 1 इज अ फंक्शन। लिख देते हैं हम इसको क्लियरली each element of x as single image, सिंगल और यूनिक बोल सकते हैं इसको, यूनिक इमेज इन y। एरो डायग्राम के थ्रू क्लियर आप देख सकते हैं कि x के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, और हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज या यूनिक इमेज है। दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शन। Therefore f1 is a function from x to y। f1 जो है वो x to y में एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकेंड, f2 इज द सेट ऑफ 1 1 2 7 3 5। ये f2 जो सेट है ये फंक्शन है या नहीं हमको चेक करना है। तो इसके लिए भी मैं एरो डायग्राम बना लेता हूं। दो सेट बना लेते हैं हम, x और y। एक सेट ले लो x, ये x, और एक सेट ले लेते हैं हम y। ये दो सेट ले लिए हमने, ये है x और ये है y। x के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y के एलिमेंट 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 और ये 16। y में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 4 है। अब 1 1 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 1 को 1 से कनेक्ट कर लो। 1 की इमेज 1 हो गई। 2 7 से कनेक्ट है और इसके अंदर 7 है ही नहीं आपका, इसका मतलब 2 की कोई इमेज ही नहीं होगी। और 3 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, तो ये 3 को आप 5 से कनेक्ट कर लो, 3 को 5 से कनेक्ट कर लो। बस अब इसको ध्यान से देखो, जो फर्स्ट सेट है इसका हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए और सेकंड सेट में हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट के अंदर 1 की इमेज तो 1 है
और 3 की इमेज 5 है, बट ये 2 और 4 जो है ये खाली छूट गए दोनों एलिमेंट, इनकी कोई भी इमेज नहीं आ रही इधर। इसका मतलब है कि फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इस सेट का फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 4 यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको लिखेंगे हम क्लियरली, क्लियरली एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 2 and 4 of x do not have any image in y. Therefore, f2 is not a function from x to y. f2 जो है x to y में एक फंक्शन नहीं है। रीजन इज बिकॉज कि 2 और 4 की कोई भी इमेज इस y वाले सेट के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 3, F3 is the set of 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। तो ये F3 आपका x to y में फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए भी हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। एक सेट बना लेते हैं हम x, ये सेट x, और एक सेट ले लेते हैं y। ये दो सेट ले लिया मैंने, ये x और ये y। x सेट के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। y सेट के एलिमेंट ये है 1, 5, 9, 11, 15, 16। तो ये 1, 5, 9, 11, 15 और ये 16। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, इसमें 4 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 4। 1 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, 1 को 5 से कनेक्ट कर लो, ये 1 इज कनेक्टेड विथ 5। उसके बाद 2, 9 है, तो 2 को 9 से कनेक्ट कर लो, ये 2 को 9 से कनेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद 3, 1 है, तो 3 को 1 से कनेक्ट कर लो, ये 3 1 से कनेक्टेड हो गया। उसके बाद 4, 5 है, तो 4 को 5 से कनेक्ट कर लो, तो 4 को 5 से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद 2 को 11 से कनेक्ट कर लो, ये 2 जो है वो 11 से भी कनेक्टेड है। बस अब देखो, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट यूज हो गया, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, 4 यूज हो गया। तो फंक्शन होने की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड सेट के अंदर इन एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होना चाहिए। तो देखिए 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11 है। 2 की दो इमेज आ गई यहाँ पे, 9 और 11, है ना। एलिमेंट 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक इमेज 9 हो गई और एक इमेज 11 हो गई, और 4 की इमेज 5 है, तो ये तो ठीक है। तो ये 2 की डबल इमेज, यहाँ दो इमेज आ गई, हमको सिंगल इमेज चाहिए थी हर एक एलिमेंट की, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको लिख देते हैं हम क्लियरली एलिमेंट 2 of x has two images, 9 and 11, 9 and 11 in y। दो इमेजेस आ गई 9 और 11, therefore f3 is not a function from x to y। तो f3 जो है वो x to y में एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 2 x का एक एलिमेंट 2 जो है उसकी दो इमेज आ गई 9 और 11, हमको एक सिंगल या यूनिक इमेज चाहिए। सो दैट इज व्हाई f3 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम x to y। Question number 12. Let A is the set of 12, 13, 14, 15, 16, 17, and f is a function from A to Z. Be a function given by f of x is equal to highest prime factor of x. Find the range of f। देखिए एक सेट A दिया हुआ है
और एक फंक्शन एफ को ए टू जेड के ऊपर डिफाइन किया, मतलब इसका जो डोमेन है वो ए है, ये वाला सेट है, और इसका जो को डोमेन है वो कोई इंटीजर का सेट है, पी ऑफ फंक्शन गिवन बाय, और उस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ये एफ ऑफ एक्स, तो हमको उसकी रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो उसकी इमेज होगी, और सारी इमेजेस का जो सेट होता है उसी को अपन रेंज कहते हैं। तो पहले हम एक्स के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, और जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, उनमें जो हाईएस्ट आएगा उसका अपन एक सेट बना लेंगे, और वही आपकी इसकी रेंज हो जाएगी। तो देखिए इसको मैं एफ ऑफ एक्स is equal to highest prime factor of x, f of x जो है वो x का प्राइम फैक्टर, अब x डोमेन है तो इस x की वैल्यू यहाँ से a से रखते जाओ, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 17, और यहाँ से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखते जाएंगे उसका। तो देयरफॉर f ऑफ x के प्लेस पे पहले 12 रख लो, 12। अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x के प्लेस पे 12 है, इज इक्वल टू 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो देखो पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, सिंस 12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो एक फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 आ गया, फिर 2 से और डिवाइड हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अपन बॉक्स बना के 12 को 2 से डिवाइड कर दिए 6 टाइम, फिर 6 को 2 से डिवाइड कर दिए, फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो अब 2 2 और 3 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, बड़ा हुआ, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो ये जो 3 है आपका, ये आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, ये 3। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 3, ऐसा, ये आपकी एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब ये एक इमेज आ गई। ऐसे ही अपन ये सारी इमेजेस निकाल लेते हैं और उसको एक साइड के अंदर रख देंगे, तो वही इसकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद में एफ ऑफ 13, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, अब 13 जो है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 13 ही हो जाएगा। 13 प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं, 13 से डिवाइड होगा, तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 ही हो जाएगा, तो प्राइम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 होगा। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है 14, तो एफ ऑफ 14, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 14 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो पहले हम 14 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 14 को हमने पहले 2 से डिवाइड करें 7 टाइम, और 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 7, ये आपके 14 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसमें 2 और 7 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, 7 बड़ा है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 14 हो जाएगा आपका 7। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 14 के बाद 15, एफ ऑफ 15, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 15, ये पूरा भी लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे डॉट लगा के लिख दिया 15। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 15 को हमने पहले ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मूले। अब 3 और 5 दो प्राइम फैक्टर आए, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5, तो 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। 15 के बाद में है 16, एफ ऑफ 16, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 16 इज इक्वल टू, 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 16 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 16 को पहले 2 से डिवाइड कर दिए 8 टाइम हुआ, फिर 8 आपका 2 से और डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 को 2 से कर दिए 4 टाइम,
फिर 4 को कर दिए 2 टाइम, 2 × 2 × 2 4 बार आ गया, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही है आपका, अब 2 ही है तो 2 आ जाएगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 16 2 हो गया। और एक और बचा है आपका 17, तो f ऑफ 17 एंड f ऑफ 17, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इज इक्वल टू 17, क्योंकि 17 खुद प्राइम नंबर है तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 17 ही आएगा। तो अब देखिए ये हमने x की वैल्यू रखते चले गए 12 13 14 15 16 17, तो ये आपको इमेजेस मिल गई 3 13 7 5 2 और 17। इनको एक सेट के अंदर रख दो तो यही आपकी f की रेंज हो जाएगी। Therefore range of f is the set of 3, 13, 7, 5, 2, 17। देखिए कोई चीज रिपीट होके ना आए। 3, 13, 7, 5, 2, 17। आप चाहे तो इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, पहले 2 फिर 3 के बाद में 5 फिर 7 7 के बाद में 13 और 13 के बाद में 17 1 2 3 4 5 6। ये आपकी f की रेंज हो गई। Question number 13, if f is a function from R to R be defined by f of x is equal to x square plus 1, then find f inverse of 17 and f inverse of -3। देखिए एक फंक्शन f है जिसको रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है f बाय f of x is equal to x square plus 1। तो हमको f इनवर्स ऑफ 17 और f इनवर्स ऑफ -3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो आप कि अपने पास में f ऑफ x रहता है, फ्रेंड्स f ऑफ x इज इक्वल टू y लेते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये कोई फंक्शन रहता है और ये y x की वैल्यू अपन यहाँ रखते जाएंगे तो f ऑफ x के अंदर तो y की वैल्यू आती जाती है। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू y जो है इसकी इमेज है, y इमेज है तो ये x जो है इसकी प्री इमेज है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y, अगर अपन इस f की पावर अभी यहाँ पे +1, इसको अगर मैं y की तरफ शिफ्ट कर दूं तो f की पावर -1 y हो जाएगा और ये x इधर रह जाएगा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं therefore ये f इधर जाएगा तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। बस ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y हो तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। तो देखो अब ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x है तो f इनवर्स के प्लेस पे कितना है, f इनवर्स 17 है, तो f इनवर्स 17 की वैल्यू क्या होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस f इनवर्स 17 को x के इक्वल सपोज कर लेता हूँ और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो f इनवर्स 17 आ जाएगा। और ऐसे ही f इनवर्स -3 को भी हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे ये x स्क्वायर प्लस 1 का यूज करके, तो f इनवर्स ऑफ -3 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लेट f इनवर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू x, ऐसा मैंने सपोज कर लिया ये पहले वाले। अब देखो ये f इनवर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू x, तो अब ये f इनवर्स को अगर अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये पावर चेंज हो जाती है, जैसे ये f इधर गया था तो नेगेटिव पावर हो गई थी, अब अगर ये इसको यहाँ से इधर वापस ले जाएंगे तो ये फिर से पॉजिटिव पावर होकर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू y वही का वही आ जाएगा। तो ऐसे ही f इनवर्स को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये f ऑफ हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, तो इज इक्वल टू विच एम्प्लाइज 17 इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x, ये f इनवर्स का f ऑफ x हो गया। पावर इधर से उधर जब फंक्शन को शिफ्ट करते हैं अपन तो उसकी पावर प्लस रहती तो माइनस, माइनस रहती तो प्लस हो जाती। तो अब 17 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1 16, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 4, तो x की एक वैल्यू +4 आ गई और एक -4 आ गई, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू एक सेट आ जाएगा आपका
-4, 4। एक वैल्यू +4 आ गई, एक माइनस, हमने माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख दिए -4, 4, क्योंकि x की दो वैल्यू आ गई थी हमारी, और f इनवर्स y जो है x की इक्वल है, f इनवर्स 17 इज इक्वल टू x लिए थे, तो f इनवर्स ऑफ 17 एक साइड आ गया -4, 4। सिमिलरली ऐसे ही हम f इनवर्स ऑफ -3 को सपोज कर लेते हैं। लेट f इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू बी x। ये f इनवर्स को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं x की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका -3 विच एम्प्लाइज -3 इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू रख दो, -3 इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू है x² + 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, विच एम्प्लाइज +1 को इधर शिफ्ट कर लो, -3 - 1 इज इक्वल टू x²। तो x² इज इक्वल टू -4। अब देखो x का स्क्वायर -4 पॉसिबल नहीं है, किसी भी x का आप जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट ले ले तो x इज इक्वल टू ± अंडर रूट -4। और अंडर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो वो नॉट रियल होती है, इमेजिनरी होती है, तो इसको हम लिख देते हैं ये है इमेजिनरी, इमेजिनरी और नॉट रियल बोल सकते हैं आप इसको, नॉट रियल वैल्यू है। अब x की कोई रियल वैल्यू आई ही नहीं हमारी, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू 5। कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा f इनवर्स ऑफ -3 के अंदर, क्योंकि ये नॉट रियल वैल्यू आ गई हमारी, इमेजिनरी वैल्यू आ गई, तो f इनवर्स ऑफ -3 की वैल्यू 5 आ गई। 5 मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो यही इसके आंसर्स हो गए, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया -4, 4। I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.